हेलो बच्चों। आज क्लास 11 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर का एक सब टॉपिक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इस वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं मैटर क्या है। और मैटर तो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि हमारे आसपास जो भी है जिसमें मास है, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, दैट्स कॉल्ड मैटर। यानी कि एनीथिंग अराउंड अस व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। बट मैटर एग्जिस्ट इन थ्री फिजिकल स्टेट्स, ये भी आप जानते हैं। मैटर exist in three physical states, and these three physical states are solid, liquid, and gas, and other two states are plasma and BEC. BEC means Bose-Einstein condensate. But under appropriate conditions of temperature and pressure, these three physical states are converted into each other. It means एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हम सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, गैस को लिक्विड में और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगेन मैं आपसे कह रहा हूं, अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि हमने कहा आपके साथ कि हम सॉलिड को किस में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड में, और लिक्विड को किस में चेंज कर सकते हैं, गैस में। अंडर अप्रोप्रिएट मींस अगर अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अगर आप सॉलिड को हीट करते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड को हीट करें और क्या कर सकते हैं आप, और डिक्रीज इन प्रेशर। अगर आप प्रेशर को कम करेंगे तो हमारा लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। लेकिन फर्दर अगर आप गैस को कूल कर देते हैं बाय कूलिंग और इंक्रीज इन प्रेशर, और आप प्रेशर को इंक्रीज करें तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल आप डेली लाइफ जानते हैं, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गैस सिलेंडर के अंदर स्टोर होता है अंडर हाई प्रेशर, तो लिक्विड फॉर्म में है, और सिलेंडर के बाहर कैसा है, वो गैस है, प्रेशर आपका कम हो गया। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप। एंड लिक्विड को आप फर्दर कूल करेंगे, फर्दर कूलिंग, तो क्या होगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, यानी कि सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट कहता है हमारे साथ, जब हम जाते हैं लेफ्ट टू राइट, यानी कि सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, थर्मल एनर्जी इंक्रीजेस। Thermal energy increases. When we move left to right, thermal energy increases. Means solid to liquid and liquid to gas, thermal energy increase हो रहा है। तो सबसे ज्यादा थर्मल एनर्जी किसका है, गैसेस का है। एंड नेक्स्ट, अगर हम मूव करते हैं, कहां से मूव करते हैं, गैस टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड। यानी कि हम अगर ऐसे मूव करते हैं, राइट टू लेफ्ट आते हैं, तो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज होंगे। क्या इंक्रीज होगा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज। अभी आपने ये बात देखा कि जब हम लेफ्ट टू राइट गए, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, थर्मल एनर्जी इंक्रीजेस, और व्हेन वी मूव गैस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीजेस। अब अभी हमारे साथ दो वर्ड हमने यूज किए, थर्मल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। वन बाय वन आपके साथ एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं अभी, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या है, अभी हमने कहा सबसे ज्यादा एनर्जी किसका है, गैस का है। द एनर्जी विच मूव्स द मॉलिक्यूल अपार्ट इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी। एक ऐसा एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स को दूर दूर रखता है, सबसे ज्यादा दूर रखता है, वो कौन सा एनर्जी है, थर्मल एनर्जी। तो आपके जो मॉलिक्यूल्स सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे किसके हैं, गैसेस के हैं। तो सबसे ज्यादा थर्मल एनर्जी किसका है, गैसेस का है। when a substance is heated, it gains thermal energy, therefore it particles move faster, यानी उसके मॉलिक्यूल्स फास्ट मूव करेंगे। यानी कि ये बात कह सकते हैं हम कि हमारा जो थर्मल एनर्जी है, शॉर्ट में लिखा है मैंने, थर्मल एनर्जी
is directly proportional to temperature of substance. अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इन अदर वर्ड्स इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो ऑब्वियस है थर्मल एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगा. इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर थर्मल एनर्जी इंक्रीजेस, एंड जब थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगा तो ये भी ऑब्वियस है कि हमारा जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है वो भी बढ़ जाएगा. यानी कि मॉलिक्यूल मूवमेंट्स ऑल्सो इंक्रीजेस, यानी कि हमारे जो मॉलिक्यूल का मूवमेंट्स है वो भी इंक्रीज हो जाएगा. तो अभी हमने आपके साथ एक्सप्लेन किया थर्मल एनर्जी. समझ में आया बच्चों, नहीं आया पहले ये बताइए आप, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, कोई डाउट है तो जरूर पूछना. यानी कि थर्मल एनर्जी, द एनर्जी विच मूव्स द मॉलिक्यूल अपार्ट इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी. यानी कि सबसे ज्यादा थर्मल एनर्जी किसका है? गैस का. उससे कम किसका है? लिक्विड का. उससे कम किसका है? सॉलिड का. अभी हम एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस between atoms and molecules. आप देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, नाम आपसे सब कुछ कह रहा है. यानी कि मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बीच में लगने वाला फोर्स क्या कहेंगे उसे आप? इंटरमॉलिक्यूलर. और ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हैं ये अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकते हैं और रिपल्सिव फोर्स भी हो सकते हैं. यानी कि ये बात हम कंफर्म करके कह सकते हैं कि हमारे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स. वो टू टाइप्स कौन से हैं? अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्स. रिपल्सिव फोर्स को आप आरएफ और अट्रैक्टिव फोर्स को शॉर्ट में हम एएफ लिख सकते हैं. और रिपल्सिव फोर्स आल्सो नोन एज सेपरेटिंग फोर्स. सेपरेटिंग फोर्स से भी डिनोट कर सकते हैं. तो अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो डिफाइन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स. वो इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स क्या है? यही तो हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स. ये बात समझ में आया होगा आपको, अच्छे से समझ में आया ना? यानी कि अगेन रिपीट कर रहा हूं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स. इंटरैक्टिव पार्टिकल मींस एटम्स एंड मॉलिक्यूल. तो अभी हम एक रिपल्सिव और अट्रैक्टिंग फोर्सेस के रिगार्डिंग ये बात कह सकते हैं. इफ क्या कह सकते हैं? ये तीन बात हो सकती है. वो तीन बात क्या हो सकती हैं? फर्स्ट पॉइंट कहता है कि हमारा जो अट्रैक्टिंग फोर्स है उसका वैल्यू ज्यादा हो सकता है रिपल्सिव फोर्स से, या मैग्नीट्यूड कह सकते हैं. इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिंग फोर्सेस इक्वल टू रिपल्सिव फोर्सेस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस इज लेस देन रिपल्सिव फोर्सेस. यानी कि ये बात आप कंफर्म कर सकते हैं, ये तीन बात हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता. या तो अट्रैक्टिव फोर्स का वैल्यू बड़ा होगा रिपल्सिव से, या इक्वल होगा, या लेस देन होगा. अगर किसी मैटर का अट्रैक्टिंग फोर्स इज ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्सेस, एट दैट स्टेज मैटर एग्जिस्ट एज सॉलिड. तब मैटर क्या होगा? वो सॉलिड स्टेट में होगा. इफ अट्रैक्टिंग फोर्स इक्वल टू रिपल्सिव फोर्स, मैटर एग्जिस्ट एज लिक्विड स्टेट. और इफ अट्रैक्टिंग फोर्स इज लेस देन रिपल्सिव फोर्सेस, एट दैट स्टेज मैटर एग्जिस्ट एज गैस स्टेट. तो वो गैस फॉर्म में होगा. ये बात समझ में आया? यानी कि हमारे कंडीशन तीन हो सकती हैं अट्रैक्टिव और रिपल्सिव के रिगार्डिंग. तीन क्या हो सकती हैं? या तो अट्रैक्टिंग रिपल्सिव से बड़ा है, या इसके इक्वल है, या छोटा है. बड़ा है तो सॉलिड होगा, इक्वल है तो लिक्विड होगा, और लेस देन है तो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट कहता है कि हमारे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जो अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर, अट्रैक्टिव
इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उन्हें आप, वेंडरवॉल फोर्सेस। अभी हमने क्या कहा, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं उन्हें क्या कहेंगे आप, वेंडरवॉल फोर्सेस। यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को हम और क्या कह सकते हैं, वेंडरवॉल फोर्सेस कहते हैं। और ये वेंडरवॉल फोर्सेस फर्दर टू टाइप्स के हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। यानी कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलर भी हो सकते हैं और नॉन पोलर भी हो सकते हैं। अगर आपका पोलर मॉलिक्यूल्स है तो उसमें क्या होगा, पोलर फोर्सेस, तो आप कहेंगे पोलर इंटरैक्शन। इंटरैक्शन मींस फोर्सेस। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या एग्जिस्ट करेंगे, नॉन पोलर इंटरैक्शन। यानी कि वेंडरवॉल फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स, यानी कि पोलर इंटरैक्शन एंड नॉन पोलर इंटरैक्शन। इन अदर वर्ड्स, ये बात हम कह सकते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट एज पोलर इंटरैक्शन या पोलर फोर्सेस, एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एज नॉन पोलर फोर्सेस और नॉन पोलर इंटरैक्शन। अब ये बात तो आप जानते हैं कि पोलर इंटरैक्शन मींस जहां मींस जहां वेयर चार्जेस आर इन्वॉल्व, जहां चार्जेस आपके इन्वॉल्व है। और आप ये भी कह सकते हैं वेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम्स इज नॉट सेम, जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है, जहां डिफरेंट है, वो कैसे हैं, आपके पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। और जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है वो कैसे हैं, आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं वेयर चार्जेस आर इन्वॉल्व, जहां चार्जेस इन्वॉल्व है। और ये भी कह सकते हैं जहां कि डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड एटम्स हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट सेम, तो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। और पोलर मॉलिक्यूल्स क्या एग्जिस्ट करेंगे, पोलर इंटरेक्शन। फॉर एग्जांपल HCl। अब आप देखिए Cl पार्शियल नेगेटिव, H पार्शियल पॉजिटिव, डायप्लोमेंट, the mu is not equal to zero, a charge separation is not equal to zero, so that's why this is polar molecule। तो क्या होगा, polar interaction होगा। where charges are where charges are not involved, non polar means where charges are not involved, या ये भी कह सकते हैं mu equal to zero and atoms have same electronegativity, उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा है, सेम है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर हैं तो इंटरेक्शन क्या होगा, नॉन पोलर इंटरेक्शन। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, क्लोरीन, कार्बन, टेट्राक्लोराइड एक्सेट्रा एग्जांपल ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वेयर चार्ज सेपरेशन इक्वल टू जीरो। हाइड्रोजन H H, this one is partial positive, this one is partial positive, charge separation equal to zero, that's why non-polar molecules। and also the electronegativity same, अगर आपका electronegativity same है तो that molecule is non-polar molecule and non-polar molecules have non-polar interaction, means mu equal to zero and charge separation also zero। तो अभी हम डिस्कस किया आपके साथ वैन-डर-वाल फोर्सेस, पोलर इंटरैक्शन एंड नॉन पोलर इंटरैक्शन। एंड पोलर इंटरैक्शन यानी कि पोलर फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स, यानी कि ये जो पोलर फोर्सेस हैं आपके टू टाइप्स के हो सकते हैं। यानी कि डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन एंड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। Interaction and non-polar interaction exist in non-polar molecules and these are very weak forces। वो कौन से फोर्स हैं, that is called dispersion और लंडन फोर्सेस। यानी कि वैन-डर-वाल फोर्सेस थ्री टाइप्स के,
डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन एंड डिस्पर्जन और लंडन फोर्सेस। तो सबसे जो वीक फोर्स है हमारे कौन से हैं? डिस्पर्जन और लंडन फोर्सेस। सबसे वीक फोर्स क्योंकि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में है, जहां चार्ज सेपरेशन आपका 0 है। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज ion dipole forces and hydrogen bonding also form between polar molecules. But ion dipole forces and hydrogen bonding are not van der Waals forces. लेकिन ये वैन डर वाल फोर्सेस नहीं है। अगर हमारा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन इज टू स्ट्रॉन्ग, अगर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन अगर स्ट्रॉन्ग हो तो सच डायपोल डायपोल इंटरेक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि वेरी स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल इंटरेक्शन इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसे आप? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि वेरी स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ही क्या कहलाएगा आपका? हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। तो यानी कि हमारे वैन डर वाल फोर्सेस 3 टाइप्स के हो सकते हैं। 3 टाइप कौन है आपका? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन, डिस्पर्जन और लंडन फोर्सेस। बट दीज 2 forces are also polar interaction, ion dipole and hydrogen bonding, but these 2 forces are not van der Waals forces. Dipole dipole interaction, dipole dipole interaction or forces, and dipole dipole forces first seen by Keesom. So that's why dipole dipole interaction are also called Keesom forces. तुम कीसम फोर्सेस भी कहते, यानी कि डाइपोल डाइपोल, यानी कि एक डाइपोल को दूसरे डाइपोल से प्यार हो जाता है। और डाइपोल किसमें होगा? पोलर मॉलिक्यूल्स है डाइपोलर इन नेचर, यानी कि एक पोलर मॉलिक्यूल्स को दूसरे पोलर मॉलिक्यूल से क्या हो जाएगा? प्यार हो जाएगा। तो क्या बॉन्ड बनाएगा? डाइपोल डाइपोल फोर्स बनाएगा या डाइपोल डाइपोल बॉन्ड क्रिएट करेगा। समझ में आया ना? तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। क्या चीज देखिएगा, डाइपोल डाइपोल forces are the forces of attraction which act between polar molecules। क्या ये भी कह सकते हैं कि हम पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो क्या है आपका? वो डाइपोल डाइपोल फोर्स या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए मेरे साथ HCl, HCl, HCl। अब H partial positive, Cl partial negative, partial positive, partial negative, partial positive and partial negative, and HCl both have different electronegativity, different electronegativity। Therefore HCl is polar in nature। और पोलर में क्या है? डाई, डाई मीन्स टू पोल, डाइपोलर है आपके, डाइपोलर इन नेचर। अभी हम आपके साथ बात कर रहे थे पोलर मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट विद, यानी कि ये पोलर मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट विद नेबरिंग पोलर मॉलिक्यूल्स, और ये नेबरिंग ये इससे इंटरैक्ट हो जाएगा। तो ये इसके साथ इंटरेक्शन होगा, इसका इसके साथ इंटरेक्शन होगा, और ये क्या बनाएंगे? इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग या
आप कह सकते हैं फोर्सेस। यानी कि वन पोलर मॉलिक्यूल टू अदर पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स बन रहा है वो क्या है आपका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। यानी कि ये क्या है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और विद इन सेम मॉलिक्यूल HCl, विद इन सेम मॉलिक्यूल HNCl, ये जो बॉन्ड है H और Cl के बीच में क्या है आपका इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग या फोर्सेस, ये इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग या फोर्सेस होगा जो किसके बीच में हो सकता है, यानी कि ये हो सकता है दैट इज आयोनिक मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हो सकता है, ये कोवेलेंट और मेटेलिक मॉलिक्यूल्स क्या शो करेंगे आपके इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे आपके साथ डाइपोल डाइपोल फोर्सिंग के रिगार्डिंग, यानी कि एक डाइपोल को दूसरे डाइपोल से प्यार हो जाता है और प्यार के बीच में जो फोर्स बन रहा है वो कौन सा फोर्स है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। में और HCl के अलावा और कौन से मॉलिक्यूल्स हो कर सकते हैं, अदर अदर एग्जांपल्स है आपका, अदर एग्जांपल्स ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, अदर एग्जांपल ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल HCl तो हमने लिखा ही है आपके साथ, सल्फर डाइऑक्साइड भी हो सकता है, NO2 एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। बट एक फैक्ट है मेरे साथ, ध्यान रखना मेरे बच्चों इस फैक्ट को। फर्स्ट पॉइंट कहता है मेरे साथ फैक्ट का कि हमारा जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस के कंपैरिजन में वीक हैं, या इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मच stronger than intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बात ध्यान रखिए। एंड सेकंड फैक्ट को भी याद रखना कि हमारा जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जो हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ऑलवेज लेस देन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज लेस देन यूनिट चार्ज। Unit charge means 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. 1.6 into 10 power minus 19 dipole induced dipole force. अब इंड्यूस्ड वर्ड आ रहा है ना, तो आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में इंड्यूस्ड करंट, याद होगा शायद आपको। एक सर्कुलर कॉइल के पास अगर आप मैग्नेट लेके गए तो सर्कुलर कॉइल में क्या क्या जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ। तो ऐसे ही हमें डाइपोल इंड्यूस्ड, डाइपोल का मतलब यहाँ पे है अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के पास अगर आप पोलर मॉलिक्यूल लेके जाएंगे तो पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब हो जाएगा और उसमें इसमें डाइपोल क्रिएट होगा, किसमें, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये बात तो आप अभी हमने बताया था कि पोलर मॉलिक्यूल्स आर डाइपोलर इन नेचर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जहाँ चार्ज ऑफ सेपरेशन 0 है वो तो आपके डाइपोल हो ही नहीं सकते। लेकिन उसके पास अगर आप पोलर मॉलिक्यूल लेके गए तो उसने उसको इंड्यूस कर दिया और उसमें क्या क्रिएट हुआ, इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट हुआ, किसमें, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो अभी मैंने लिखा आपके साथ डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, the forces of attraction between permanent dipole, between permanent dipole molecule and non-polar molecule।
यानी कि परमानेंट डाइपोल कौन होगा? जो आपका हमारा मॉलिक्यूल आपका पोलर इन नेचर है, में डाइपोल परमानेंट डाइपोल होगा। हमने क्या लिखा है? द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन परमानेंट डाइपोल मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। मेरे साथ देखिएगा अभी, HCl एंड दिस वन इज Cl और Cl, क्लोरीन मॉलिक्यूल। और ये बात हम जानते हैं कि HCl में पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव है, और यहाँ तो चार्ज दोनों का सेम है। सपोज ये क्लोरीन 1 है, ये आपका क्लोरीन 2 है, ये क्लोरीन 1 एटम है, ये क्लोरीन 2 एटम। और हमने कहा ये कौन सा डाइपोल है? परमानेंट डाइपोल। परमानेंट डाइपोल हाइड्रोजन क्लोराइड। और क्लोरीन मॉलिक्यूल कैसा है? नॉन पोलर। क्यों? म्यू इक्वल टू 0, और ये भी कह सकते हैं आप इसमें चार्ज सेपरेशन इक्वल टू 0 है, ये भी कह सकते हैं आप। ये कह सकते हैं नो चार्ज सेपरेशन। मींस इसका मतलब है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में सिमेट्रिकली घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं? सिमेट्रिकली घूम रहे हैं। अब मेरे साथ अगेन देखिएगा, ये HCl पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन एंड क्लोरीन, क्लोरीन 1 था, ये क्लोरीन 2 था। ये डाइपोलर था आपका, पोलर इन नेचर है आप। अब जैसे जैसे HCl मॉलिक्यूल, यानी कि जो हमारा HCl मॉलिक्यूल है ये, इसके पास जैसे जैसे नजदीक जाएगा, अभी बात करते ना, पोलर मॉलिक्यूल is placed near the non-polar molecule. The electron distribution of non-polar molecule is डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे इस क्लोरीन 1 एटम के पास हमारा कौन जाएगा? क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव चार्ज जाएगा, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ क्लोरीन 1 शिफ्टेड टू Cl2, इसके पास शिफ्ट हो जाएगी। तो शिफ्ट होने से क्या होगा? ये क्लोरीन 2 क्या एक्वायर करेगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये क्या क्रिएट करेगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा। तो इस क्लोरीन जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या जनरेट हुआ? इंड्यूस्ड डाइपोल इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इसके बहुत सारे अदर एग्जांपल भी हो सकते हैं। अभी HCl और Cl2 तो हमने आपके साथ लिखा है, अदर एग्जांपल्स लिख सकते हैं आप। अदर एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? नंबर 1, नंबर 2 HCl एंड हाइड्रोजन भी हो सकता है, या फिर आपका NH3 एंड बेंजीन, C6H6। एंड एक पॉइंट और याद रखिएगा कि हमारा जो इंटरेक्शन एनर्जी है, इंटरेक्शन एनर्जी, सॉरी, is inversely proportional to 1/R6। यानी कि R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू मॉल। ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस। डिस्पर्जन फोर्सेस और लंदन forces. Dispersion forces studied by Fritz London hence dispersion forces are also called London forces. And dispersion forces are very weak forces because such type of forces between two non-polar molecules, यानी कि डिस्पर्जन फोर्स
किस टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में जनरेट होता है। यानी कि डिस्पर्जन फोर्सेस क्या है आपका, एक टाइप का एक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि डिस्पर्जन फोर्सेस इज ए, या लिख देता हूं मैं आपके साथ, इट इज आ intermolecular forces between two non-polar molecules. Between two non-polar molecules, or that molecules have temporary dipoles of atom. एक और बात ध्यान रखिएगा कि all particles, whether individual atoms or ions or molecules, experience very weak forces, that is dispersion forces. अब वीक फोर्स आपने देखा होगा, एक बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। आपने देखा होगा एक साइकिल स्टैंड पे आपने बहुत सारी साइकिल खड़ी देखी होंगी। आपने एक साइकिल को पुश किया और वन बाय वन सारी साइकिलें गिरती हुई चली जाएंगी, क्योंकि एक वीक फोर्स है उनके बीच में। तो ऐसा वीक फोर्स क्या कहते हैं आप, डिस्पर्जन और लंडन फोर्सेस कहेंगे, अगर ये टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा। एक और एग्जांपल देखिएगा, सपोज हमने ये ब्रिक रखी है आपके साथ, और आप वन ब्रिक को पुश करते हैं, पुश वन ब्रिक, तो आप ये बात देखेंगे कि वन बाय वन सारी ब्रिक क्या होंगे, गिरती हुई चली जाएंगी, क्योंकि इनके बीच में वीक फोर्स है। तो उसे क्या कहेंगे आप, डिस्पर्जन और लंडन फोर्सेस कहेंगे, अगर ये बात एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में कही जाए। इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं डिस्पर्जन फोर्सेस के बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, H2, N2, O2, CH4, C6H6 बेंजीन एक्सेट्रा। ये सब में क्या है आपका, लंडन फोर्सेस। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की बात करते हैं, H, हाइड्रोजन क्या है आपका, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जहां आपका म्यू इक्वल टू जीरो है या नहीं, नॉन पोलर में चार्ज सेपरेशन इक्वल टू जीरो। एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे रोटेट कर रहे हैं, सिमेट्रिकली घूम रहे हैं, सिमेट्रिकली घूम रहे हैं, आपका एक पर्टिकुलर पाथ पर रोटेट कर रहे हैं। अब हमने मान लिया कि इंस्टेंट टाइम के लिए, इंस्टेंट ऑफ टाइम टेम्पररी डाइपोल जनरेट हुआ। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में क्या हुआ, टेम्पररी डाइपोल जनरेट हुआ इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर इंस्टेंट ऑफ टाइम मान लिया हमने। तो क्या होगा फिर, इस तरीके से जब टेम्पररी डाइपोल जनरेट होगा, दे विल एक्वायर ए पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ने। फॉर इंस्टेंट ऑफ टाइम डाइपोल जनरेट हुआ, इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए, इसे आप क्या कहेंगे, इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए क्या कहा, डाइपोल जनरेट। फॉर इंस्टेंट ऑफ टाइम, जिसे आप कहेंगे टेम्पररी डाइपोल। ये बात समझ में आ रहा है, यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या है, टेम्पररी डाइपोल जनरेट हुआ फॉर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो क्या आपका वीक फोर्सेस है ये, जिसे हम लंडन फोर्सेस भी कह सकते हैं। एंड जनरली डिस्पर्जन फोर्सेस डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, यानी कि हमारे जो डिस्पर्जन फोर्सेस हैं बेसिकली दो बात पर डिपेंड करेंगे। जनरली dispersion forces depends on 2 factors.
ये 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वीक फोर्सेस, मॉलिक्यूलर मास एंड मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। और शेप भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर शेप। डिस्पर्जन फोर्सेस increases with increase in मॉलिक्यूलर मास, यानी कि मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने के साथ साथ डिस्पर्जन फोर्स भी इंक्रीज होगा। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज बिगर मॉलिक्यूल्स आर इजीली पोलराइज्ड। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज बिगर मॉलिक्यूल्स आर easily polarized. For example, CH4, C2H6, C3H8 and C4H10. Boiling points increases in this order. क्योंकि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? ब्यूटेन का। क्यों ज्यादा है? अभी हमने कहा, आपको याद होगा, अभी हमने लिखा है आपके साथ, dispersion forces increase with increase in molecular mass. If number of carbon atom increases, molecular mass also increases. जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं आप? मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, देयरफॉर आप ये बात कह सकते हैं कि डिस्पर्जन फोर्सेस also increases, and due to the increase of dispersion forces, boiling point also increases. तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? C4H10 का। आपसे याद रखना होगा कि आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस ड्यू टू इंक्रीज ऑफ डिस्पर्जन और लंडन फोर्सेस। एक और एग्जांपल देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। आप ये बात देख रहे हैं, जब आप मूव करेंगे फ्लोरीन टू क्लोरीन, क्लोरीन टू ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन क्या है? आपका गैस है, एंड ब्रोमीन लिक्विड है, एंड आयोडीन क्या है? आपका सॉलिड है। सॉलिड क्यों है? बिकॉज व्हेन वी, जब आप मूव कर रहे हैं फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ, तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, और मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने से क्या होगा? लंडन फोर्सेस इंक्रीज हो रहे हैं, और फोर्स के इंक्रीज होने से क्या होगा? इंट्रैक्शन बढ़ रहा है। यही रीजन है हमारा कि आयोडीन्स आर सॉलिड ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ वंडरवॉल और लंडन, इंक्रीज ऑफ डिस्पर्जन और लंडन फोर्सेस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और शेप के रिगार्डिंग। विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग, इस बात को ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर साइड चेन इंक्रीज होगा तो क्या होगा? सरफेस एरिया डिक्रीज, यानी कि सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा। जब सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो आप बताइए क्या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा या घटेगा? तब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीजेस। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीज होंगे, हेंस बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीजेस। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मल पेंटीन, आइसोपेंटीन एंड नियोपेंटीन। नियोपेंटीन सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? नॉर्मल पेंटीन का, क्योंकि स्ट्रेट चेन है। आइसोपेंटीन में एक ब्रांच है और नियो में दो ब्रांच चेन है, आप अप एंड डाउन। यानी कि ये बात ध्यान रखना
कि हमारे जो लंदन और डिस्पर्जन फोर्सेस हैं वो जनरली दो बात पर डिपेंड करते हैं। वो दो बात कौन सी हैं आपकी? मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर शेप। अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो डिस्पर्जन और लंदन फोर्सेस भी ज्यादा होंगे, और अगर डिस्पर्जन और लंदन फोर्सेस इंक्रीज होंगे तो उनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा और वो सॉलिड, लिक्विड या गैस उस ऑर्डर में एग्जिस्ट भी करेंगे। इफ मोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या मोर डिस्पर्जन फोर्सेस, दे एग्जिस्ट एज सॉलिड। इफ दे हैव लार्ज सरफेस एरिया, अगर उनका सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। एंड सरफेस एरिया डिक्रीज क्यों हो रहा है? ड्यू टू इंक्रीज इन ब्रांचिंग। अगर सरफेस एरिया डिक्रीज क्यों हुआ? ड्यू टू इंक्रीज इन ब्रांचिंग। So that's why neopentane have less boiling point in comparison to normal pentane and isopentane. Fourth one is ion dipolar interaction. Ion dipolar interaction means the intermolecular force between ion and polar molecules, and polar molecules are dipolar in nature. तो आपने क्या कहा? अभी हमने क्या कहा? The interaction between ion and polar molecules, that is dipolar in nature. यानी कि आयन और पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स और इंटरेक्शन क्या कहलाएगा? आयन डाइपोल इंटरेक्शन कहलाएगा। इफ ionic compounds dissolve in water, the phenomena is called hydration. क्या कहेंगे उसे हम? हाइड्रेशन कहेंगे। अगर आयोनिक कंपाउंड्स को वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाए, अगर वाटर के बजाय अदर देन वाटर सॉल्वेंट, अदर देन वाटर, that phenomena is called solvation. वो क्या कहलाएगा? सॉल्वेशन कहेंगे उस फिनोमेना को, वो कॉन्सेप्ट सॉल्वेशन कहलाएगा। इफ सॉल्वेंट इज ओनली एंड ओनली वाटर, वाटर इज पोलर इन नेचर, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन। अदर देन वाटर, वाटर के अलावा कोई अदर होगा, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड सॉल्वेशन। क्लियर है? ये बात समझ में आ रहा होगा आपको, उम्मीद है। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए इसका, NaCl dissolve in water. फॉर एग्जाम्पल NaCl dissolve in water. हमने सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व किया। सोडियम क्लोराइड Na पॉजिटिव, क्लोराइड आयन, Na पॉजिटिव, क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, Na प्लस आयन, Cl माइनस आयन एंड सोडियम आयन। अब इसमें डिसॉल्व किया हमने, वाटर में डिसॉल्व किया। वाटर H2O, H2O, H2O and H2O, water molecule. Hydrogen partial positive, partial positive, negative, partial positive, partial positive and partial positive. Chloride ion negatively charged, hydrogen ion positively charged, and interaction यानी कि negative charge interact with positive, negative charge positive charge के साथ interact होगा। Interact. And sodium ion interact with negatively charged water H2O, O,
HH water, water, water molecule, water molecule, partial negative, partial negative, partial negative, partial negative. Cation interact with negative ion, इसको interact करेगा. तो अभी आप क्या देख रहे हैं? क्लोराइड आयन इंटरैक्ट विद हाइड्रोजन आयन एंड सोडियम आयन इंटरैक्ट विद ऑक्साइड आयन. द यानी कि ये बात हम कंफर्म अभी देख रहे हैं आप. क्लोराइड आयन इंटरैक्ट विद हाइड्रोजन आयन एंड सोडियम आयन इंटरैक्ट विद ऑक्साइड आयन. यानी कि Na+ आयन एंड Na सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन का इंटरेक्शन किसके साथ? वाटर के साथ. यानी कि सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन का वाटर के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, और वो भी क्लोराइड आयन का H के साथ और सोडियम का ऑक्साइड के साथ, अपोजिटली चार्ज के साथ. द फिनोमिना ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयन, द फिनोमिना ऑफ अपोजिटली, क्लोराइड के साथ H+ आयन, सोडियम के साथ ऑक्साइड आयन. द फिनोमिना ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन गेटिंग सराउंडेड बाय oppositely end of the solvent, oppositely end of the solvent is called solvation. क्या कहते हैं उसे हम? solvation कहते हैं. if solvent is water, that phenomena is called hydration, उसे हम hydration कहेंगे. और एक फैक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिएगा. cations interact more strongly than anion. अगेन रिपीट करता हूं मैं. Cations interact more strongly than anions because anions are larger than cations. जो anion का साइज है वो कैटाइन से बड़ा है, इसीलिए कैटाइंस ज्यादा स्ट्रांगली इंटरेक्ट करते हैं एनाइन के कंपैरिजन में. हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ लेटमर and Rodbush. And hydrogen bonding is a special case of dipole-dipole interaction. क्या है ये? Special case of dipole-dipole interaction. अब डाइपोल नेचर कौन शो करेगा? ये बात जानते हैं आप. पोलर मॉलिक्यूल्स दैट्स आर डाइपोल इन नेचर. इफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज टू स्ट्रॉन्ग, अगर हमारा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कैसा है? स्ट्रॉन्ग है. यानी कि स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल फोर्सेस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे आप? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. यही क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगा. स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन एटम इज लिंक्ड टू, हाइड्रोजन atom is linked to more electronegative element. यानी कि हाइड्रोजन एटम किससे लिंक्ड होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. और मोर में भी वेरी वेरी या हाई कह सकते हैं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कह सकते हैं. हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच होगा. सच एज किससे अटैच हो सकता है? फ्लोरीन के साथ हो सकता है, ऑक्सीजन के साथ हो सकता है और नाइट्रोजन. अब फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? 4.0. ऑक्सीजन कितना है? 3.5. नाइट्रोजन कितना है? 3.0. और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? 2.1.
यानी कि हाइड्रोजन एटम लिंक्ड टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सच एज FON. Their electronegativities are F4.0, 3.5 and 3.0. अभी मैंने आपसे क्या कहा, स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हमने सबसे पहले आपके साथ डिस्कस किया था, आपको याद होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन HCl 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 Cl पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। अब इनके बीच में जो इंटरेक्शन है पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके बीच में जो इंटरेक्शन है, ये जो इंटरेक्शन है दैट इज कॉल्ड, ये क्या है आपका, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, या डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी कह सकते हैं आप। अगर एच एफ एफ पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, ये भी आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। बट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज वेरी लार्ज, यानी कि ये भी क्या है आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू HCl, सो दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे आप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी कि ये जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है HF के बीच में, ये वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू HCl, ये क्या बना रहा है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हमारा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो आप ये देख पा रहे हैं यहां पे कि ऑल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आर नॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि हर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो सकता, बट every hydrogen bonding is dipole dipole interaction. If dipole dipole interaction is too strong, it means, यानी कि dipole dipole interaction कैसा है, too strong, that is called, अगर आपका interaction बहुत ज्यादा है, too strong है, that is called hydrogen bonding. Otherwise वो dipole dipole interaction तो है ही, आपका dipole dipole force तो है ही। ऐसा क्यों हुआ कि आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ HF इज मच मोर देन ऑफ HCl। मैंने क्या लिखा है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस of HF is much more than HCl, that's why HF form हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो आप सिंपली ये बात कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक फैक्ट्स मैं बता रहा हूं आपको, मेरे साथ याद रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्फ्लुएंस द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर।